तो 7 मार्च को क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर के लिए हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको टोटल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, जिनमें से एक ना एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला सेंट्रल आइडिया उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल। तो चलिए इसे देख लेते हैं। बड़े ही आसान से शब्दों में लिखा हुआ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पोयम यानी कि कविता, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल। तो कविता बर्फ की धूल इस यानी है कंपोस्ट यानी रचित, बाय द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इन दिस पोयम इस कविता में द पोइट वाज इन सैड मूड, यानी पोइट यानी कवि, वाज था इन मी सैड मूड दुखी मन में। तो इस कविता में कवि दुखी मन में था। इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी। सून आ क्रो केम, सून का मतलब होता है तभी या फिर अचानक। आ क्रो केम तभी एक कौवा आया। इट यानी उसने। शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पॉइंट, शुक का मतलब होता है डाल देना या फिर गिरा देना। द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, ऑन पॉइंट कभी पर, तो उसने बर्फ की धूल कभी पर गिरा दी। दिस चेंज्ड हिज मूड, उसने उसका मन बदल दिया। इट रिप्रेजेंट अ मूवमेंट, यह रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करता है, अ मूवमेंट एक दृश्य को, तो यह एक दृश्य को प्रदर्शित करता है। दैट की सम सिंपल कुछ सरल, बट लेकिन हर लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन हर यानी उसका लार्जर बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो कुछ सरल लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। इन आउटी लाइफ, आउटी का मतलब क्या होता है बाहरी, और लाइफ यानी जिंदगी में। तो बाहरी जिंदगी में बी यानी हम फेस बोथ सारो एंड हैप्पीनेस। तो बी यानी हम फेस यानी सामना करते हैं, बोथ यानी दोनों का, सारो एंड हैप्पीनेस सुख और दुख। तो बाहरी जिंदगी में हम सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं। एवरीवन हर किसी को या फिर कह लो सभी को। शुड यानी चाहिए। बी होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशा करना। फॉर बेटरमेंट अच्छे की। तो बाहरी, तो सभी एवरीवन यानी सभी को अच्छे की आशा करनी चाहिए। बस ये था हमारा पहला सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने सेकंड सेंट्रल आइडिया की तरफ, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल आइडिया कितनी बार पूछा जा चुका है। 2022 के 3 सेट में आया, 23 के 2 सेटों में आया और 24 के 3 सेटों में आया है। यानी ये 2025 में भी किसी ना किसी सेट में 100% आने वाला है। और इसी तरह से जो हमारा डस्ट ऑफ स्नो है, इसके हम ये तो लिखना भूल गए कि ये किस किस साल में आया है। तो इतनी सी गलती हुई, लेकिन आप ये मान के चलिए जो डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया है, ये भी फायर एंड आइस जितना ही आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट डस्ट ऑफ स्नो भी सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया को। देखिए, द पोयम यानी पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए, द पोयम यानी कविता, फायर एंड आइस, फायर यानी आग, एंड आइस बर्फ, आग और बर्फ, कंपोज्ड यानी रचित, बाय द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो कविता, कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। द पोइट कवि, हैज ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है प्रयास करना, तो कवि प्रयास करता है। टू ब्रिंग द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर लाने का, तो कभी अंतर लाने का प्रयास करता है। बिटवीन यानी कि बीच में, द फायर एंड आइस, तो फायर यानी आग और बर्फ के बीच में, तो कभी आग और बर्फ के बीच में अंतर, डिफरेंस यानी अंतर, तो कभी आग और बर्फ के बीच में अंतर लाने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यानी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट यानी कवि के, और अकॉर्डिंग अनुसार, तो कवि के अनुसार, द वर्ल्ड दुनिया, कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद होना, तो दुनिया बर्बाद हो सकती है। कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति, कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया बर्बाद हो सकती है बाय द्वारा, फायर एंड आल्सो बाय आइस, तो दुनिया आग और साथ ही साथ जल, तो दुनिया आग और साथ ही साथ आइस यानी बर्फ, तो दुनिया आग और साथ ही साथ बर्फ से भी बर्बाद हो सकती है। 10 यानी इस प्रकार, इट कैन डिस्ट्रॉयड यह बर्बाद हो सकती है। ट्वाइस यानी दो बार, तो इस प्रकार यह दो बार बर्बाद हो सकती है। वन बाय फायर एक बार फायर यानी आग से, एक बार आग से, एंड और
देन बाय आइस, और फिर बर्फ से। द पोएट फील्स, यानी कि फील्स का मतलब क्या होता है, महसूस करना, एहसास करना। तो कभी एहसास करता है या कभी महसूस करता है, दैट कि द आइस ऑफ हेटेड, आइस यानी बर्फ, हेटेड यानी घृणा की। तो कभी महसूस करता है कि घृणा की बर्फ इज एज पावरफुल, उसी प्रकार उतनी ही शक्तिशाली है। तो घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है ऐसी जितनी कि द फायर ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो जितनी की इच्छा की आग, जि, तो घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की घृणा की आग। टू ने इच्छा की आग, टू ब्रिंग कंप्लीट द एंड ऑफ वर्ल्ड। टू एंड ऑफ कंप्लीट यानी संपूर्ण, एंड यानी बर्बाद करना, खत्म करना, वर्ल्ड यानी दुनिया को। तो जितनी की संपूर्ण विश्व को खत्म करने की इच्छा की आग। तो चलिए एक लाइन में बताते हैं। तो कभी महसूस करता है कि जो हमारी, तो कभी महसूस करता है कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण दुनिया को खत्म करने की इच्छा की आग। बस ये था हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया जिसका नाम था फायर एंड आइस। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ। तीसरा सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आप देख सकते हैं 2022 के एक सेट में आया, 23 के कितने 4 सेट में पूछा गया, और 24 के 3 सेटों में आ चुका है। ये भी 25 में आ सकता है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो देखिए, द पोएम टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। चलिए समझाते हैं। द पोएम, ये कविता, टाइगर इन द जू इज है कंपोज्ड, रचित बाय द्वारा लेस्ली नॉरिस, यानी कविता, कविता टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। देखिए, द पोएट यानी कवि, ट्राइंग प्रयास करता है, टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर लाने का, अंतर करने का, बिटवीन यानी कि बीच में, द टू इन्वायरमेंट्स यानी वातावरण। तो इस कविता में कवि दो वातावरणों के बीच अंतर लाने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट कंपेयर्स, पॉइंट कभी कंपेयर्स यानी तुलना करता है, द लाइफ ऑफ जू टाइगर, जू यानी कि चिड़ियाघर, और टाइगर बाघ। तो कभी तुलना करता है चिड़ियाघर के बाघ की, विद अ टाइगर, एक बाघ से, लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर से करता है। तो कभी एक चिड़ियाघर के बाघ की, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की तुलना एक प्राकृतिक बास आवास में रहने वाले बाघ से करता है। आगे बढ़ते हैं। द पोइट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल। चलिए देखिए, द पोइट कवि हैज ट्राइड प्रयास करता है, टू एक्सप्लेन यानी कि समझाने का, अबाउट बारे में, द कंडीशन यानी कि कंडीशन स्थिति, ऑफ एनिमल जानवरों की। तो कभी जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने का, एक्सप्लेन का मतलब समझाना, तो कभी जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने का प्रयास करता है। होम जिन्हें, ह्यूमन यानी इंसान, आर मेकिंग यानी बनाते हैं, प्रिजनर बंदी, जिन्हें इंसान बंदी बनाते हैं, फॉर दियर फन अपने मजे के लिए। तो जिन्हें इंसान अपने मजे के लिए बंदी बनाते हैं। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट कि वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को शुड यानी चाहिए, बी अलाउड यानी कि आज्ञा होनी चाहिए। तो जंगली जानवरों को भी आज्ञा होनी चाहिए, टू लिव यानी रहने की, इन दियर नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगली जानवरों को भी उनके प्राकृतिक आवास में रहने की आज्ञा होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि, फ्रीडम यानी आजादी, इज नॉट ओनली डियर। अब देखिए, इज नॉट ओनली सिर्फ, डियर का मतलब क्या होता है, पसंद, पसंद, टू ह्यूमन यानी कि इंसानों को, बिकॉज यानी क्योंकि आजादी सिर्फ इंसानों को ही प्रिय नहीं, बट आल्सो टू एनिमल, बल्कि जानवरों को भी प्रिय है। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि जंगली जानवरों को भी उनके नेचुरल यानी प्राकृतिक आवास में रहने दिया जाए, क्योंकि जो आज़ादी है वो सिर्फ इंसानों को ही प्रिय नहीं बल्कि जानवरों को भी प्रिय है। तो ये था हमारा तीसरा सेंट्रल आइडिया जिसका नाम था अ टाइगर इन द जू। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अब बढ़ जाते हैं अपने लास्ट सेंट्रल आइडिया की तरफ जिसका नाम है द ट्री। तो चलिए इस सेंट्रल आइडिया को भी हम लोग शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। 22 के 2 सेट, 23 के कितने 1 2 3 4 5 सेटों में आया है, और 24 के 1 2 3 4, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, तो इसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको तो सबसे पहले आपको याद करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम द ट्री इज कंपोज्ड बाय एडियन रीच। देखिए, द पोएम कविता द ट्री इज है कंपोज्ड रचित
बाय द्वारा एडियन रिच। तो कविता द ट्री एडियन रिच के द्वारा रचित है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट शो द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर। देखिए, द द पोइट यानी कवि शो दिखाता है द स्ट्रगल यानी संघर्ष को। तो कवि संघर्ष को दिखाता है बिटवीन बीच में, मैन एंड नेचर मनुष्यों, एंड और नेचर यानी कि प्रकृति के बीच में। तो कवि कवि मनुष्यों और प्रकृति के बीच में संघर्ष को दिखाता है। विद द ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि कह सकते हैं तरक्की, एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के। तो समाज के विकास और तरक्की के साथ मनुष्यों और प्रकृति के बीच के संघर्ष को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हैव यूज्ड नेचर फॉर दियर बेनिफिट। ह्यूमन यानी मनुष्य, हैव यूज्ड यानी इस्तेमाल करते हैं, नेचर प्रकृति का, फॉर दियर बेनिफिट अपने लाभ के लिए। तो मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। एंड और केस्ड यानी पहुंचाते हैं, अ लॉट ऑफ हार्म यानी बहुत ही, हार्म यानी कि नुकसान, ऑफ इट इसे, और इसे बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इट ऑर्डर यह ऑर्डर देते हैं यानी यह आदेश देते हैं, टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज यह प्राकृतिक रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का, यह प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं। लाइक यानी कि जैसे कि फॉरेस्ट यानी जंगल, एंड मिनरल्स खनिज, ईटीसी आदि। यह यह आदेश देते हैं प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करने का, जैसे कि जंगल और खनिज आदि। तो ये था हमारा आखिरी सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है द ट्री। तो ये भी हमारा समाप्त होता है। तो हमने टोटल आपको 4 सेंट्रल आइडिया बताए जिनके नाम थे डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा था हमारा फायर एंड आइस, उसके बाद आ गया हमारा द टाइगर इन द जू, और फिर आ गया द ट्री। ये चारों के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इनमें से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इन चारों को आपको जरूर याद कर लेना है। तो हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।